हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, वो अधिक दबाव में भी कोई चीज़ एकदम से नियंत्रण के बाहर चली जाती है। ऐसे कथानक से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत करती हूँ, बदलाव की आंधी। प्लेटफॉर्म पर इस कदर भीड़ थी कि 1 घंटे पहले आकर बैठना अखर गया था, पर क्या करते, साहब बहादुर का आदेश था। घर का काम कितनी बेतरतीबी से निपटाया था, ये भी साहब बहादुर की टिप्पणियों से पता चला था। अम्मा हर काम इतनी सुघड़ता से करती थी, एक तुम हो, कोई शऊर ही नहीं, बंद मुंह से चुपचाप काम करती रही थी और फटाफट तैयार हो गई थी। तैयार होकर खड़ी हुई थी कि साहब बहादुर जायज़ा लेने सामने आकर खड़े हो गए थे। बिल्कुल मेहरी लग रही हो, काम में भी मेहरी जैसी और शक्ल में भी मेहरी ही जैसी दिखती हो। मन भर आया था, अगर तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई तो ना करें। स्टेशन आकर पता चला था कि ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है। मन में आया था कि कह दूं कि आप भी तो घर से फ़ोन करके ट्रेन के लेट होने की जानकारी प्राप्त कर सकते थे, मगर मधुमक्खी के छत्ते में कौन हाथ डालना चाहेगा। दीदी का फ़ोन आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया था तो दीदी ट्रेन की पोजीशन पूछ रही थी। साहब बहादुर सामने के टी स्टॉल पर खड़ी हुई 2 सुंदर युवतियों को देखे जा रहे थे। मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा था। दीदी को अपनी जानकारी के अनुसार सूचना दे दिया था। जाने वाले तो हम मात्र 2 ही थे, पर छोड़ने वाले इनके कई दोस्त आए हुए थे। इनके दोस्त प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहल रहे थे और सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए घूम रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोस्त घनिष्ठता निभाने यहाँ तक आए थे और साहब बहादुर उनसे अलग थलग घूम रहे थे। तभी ओझा जी ने कहा था, अरे भाई इधर आ जाइए, मीना बाजार तो हर तरफ है। साहब बहादुर ही करते हुए आ गए थे। फिर बोले थे, सामान गिन लूँ। हमारी मैडम से तो इतना भी नहीं होता ना कि कम से कम सामान ही गिन के व्यवस्थित कर लें। बताया गया था कि पढ़ी लिखी लड़की है। दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। मन कह रहा था कि ज़ोर से चीख कर कहे कि अगर पढ़ी लिखी न होती तो तुम्हारी गृहस्थी इस तरह शांति से न चल रही होती। इस बीच ट्रेन 1 घंटा और लेट हो गई थी। थककर मैं चूर चूर हो गई थी, इसलिए मैंने अटैची व बैग के बीच में बैठने की जगह बना ली थी। मैंने धीरे से पतिदेव से कहा था कि एक बार वेटिंग रूम में देख लें, अगर थोड़ी जगह मिल जाए तो। इन्होंने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा था, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। जब प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं है तो फिर वेटिंग रूम में कहाँ से होगी। मैंने अपनी थकान को दबा दिया था, जबकि सुबह से घर का काम व सफ़र की तैयारी में बुरी तरह से थक गई थी। रास्ते का खाना बनाने की बात की थी तो साहब बहादुर ने तर्क रखा था कि गंवारों की तरह मुझे डब्बे से पूरी सब्जी निकाल कर खाना पसंद नहीं, खाना ऑर्डर करके मंगाएंगे। मैंने 2-4 बिस्किट के पैकेट रख लिए थे ताकि सवेरे चाय के साथ कुछ खाने के लिए साथ में रहे। जैसे तैसे समय बीता था और ट्रेन आने की सूचना मिली थी। भीड़ प्लेटफॉर्म पर इधर उधर दौड़ती नजर आ रही थी। जी चाह रहा था कि पतिदेव से बोगी नंबर पूछ लूं ताकि मैं भी उसी तरफ बढ़ सकूं, मगर उनका रौद्र रूप देखने की हिम्मत नहीं थी। सामान उठा लिया गया था। कुछ उनके दोस्तों ने उठा लिया था, कुछ उन्होंने। बचा खुचा सामान मैंने पकड़ लिया था। जैसे तैसे हम डब्बे में चढ़ गए थे, पर हम दोनों की बर्थ अलग अलग थी, इसलिए एक जगह सामान लगा दिया गया था। मैं एक तरफ खड़ी हो गई थी कि अगला आदेश मिले तो मैं उसकी कंप्लायंस करूं। मुझे एक बर्थ के पास खड़ा करके ये आगे बढ़ गए थे।
मैं आती जाती भीड़ से बचकर वहीं खड़ी रही थी। थोड़ी देर बाद ये आए थे और मुझे आदेशित किया था कि मैं इसी बर्थ पर बैठूंगी और वे उधर की बर्थ पर जाएंगे। आदेशानुसार मैं बैठ गई थी। सामान बर्थ के नीचे लगा दिया गया था। टूथपेस्ट और टूथब्रश वाला बैग अपने आप मैंने लगा लिया था ताकि सुबह आराम से मिल सके। साहब बहादुर अपनी बर्थ पर चले गए थे। पानी की बोतल वे अपने साथ ले गए थे। जब सब कुछ शांत हो गया था और ट्रेन चल पड़ी थी, तब मैंने सामने की बर्थ पर नज़र डाली थी। सामने दो कम उम्र के लड़के ऊपर और नीचे की बर्थ पर थे। ट्रेन के लेट होने के कारण रात काफ़ी हो गई थी और मैंने भी सोने का प्रयास किया था, पर भूखे पेट नींद आने को तैयार ही नहीं थी। शायद इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं चल रही थी, इसलिए लोगों ने अपनी व्यवस्था प्लेटफॉर्म पर उतरकर स्वयं ही कर ली थी। मैं बर्थ पर लेटी हुई करवट बदल रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं पतिदेव ने कुछ खाया या नहीं। वो उठी थी, पर इतनी रात में पतिदेव की बर्थ ढूंढना कठिन था, अतः वो लौट आई थी। पास वाली बर्थ का लड़का शायद उसके उठने की आहट से जग गया था। उसे आते देखकर बोला था, आंटी कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा था चाय पीना चाहती थी। उसी समय ट्रेन धीमी होने लगी थी। शायद कोई स्टेशन आ रहा था। लड़के ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा था, कोई बड़ा स्टेशन ही लग रहा है, देखता हूँ, चाय का स्टॉल पास में होगा तो ला देता हूँ। उसने उसको 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया था। थोड़ी देर में वो लड़का डिस्पोजेबल ग्लास में चाय लेकर आ गया था। उसने धन्यवाद कहकर चाय पकड़ ली थी। बिस्कुट वाला बैग बर्थ के नीचे से उसने निकाल लिया था। वो चाय के साथ बिस्किट खा लिया था। उसे प्यास भी लगी थी। उसने लड़के से कहा था, मुझे पानी की बोतल भी चाहिए थी, पर मैं आपसे कहना भूल गई थी। कोई बात नहीं, ट्रेन अभी खड़ी है और स्टॉल पास ही है, कहकर वो डब्बे से बिना पैसे लिए ही उतर गया था और पानी की बोतल लेकर वापस आ गया था। मैंने उस लड़के को रुपए देकर उससे धन्यवाद कहकर उसका नाम पूछा था। उसने अपना नाम नीरव बताया था। चूंकि नीरव बैठा हुआ था तो उसने धीरे से कहा था, मेरा नाम अंजना है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए थे। अंजना को भी जब पेट में कुछ गया था तो नींद आने लगी थी। चलते समय वो दोपहर को भी ठीक से नहीं खा सकी थी। सुबह ट्रेन धीमी होने लगी थी तो उसने मोबाइल में चार्ट देखा था। ओह, ये तो लखनऊ ही आ रहा था। वो झट से उठकर बैठ गई थी और बर्थ के नीचे से सामान निकालने लगी थी। तभी नीरव भी उठकर बैठ गया था और अपना बैग समेटने लगा था। साहब बहादुर अपनी बर्थ से उठकर आ चुके थे। मैंने बर्थ के नीचे से सामान निकालने की कोशिश की थी, पर एक बैग भारी होने के कारण घसीटने में दिक्कत हो रही थी। नीरव ने कहा था, आंटी मैं हेल्प करता हूँ, कहकर उसने बैग निकाल दिया था। साहब बहादुर ने तीखी निगाहों से मेरी तरफ देखा था। फिर कुछ सामान उठाते हुए बोले थे, बाकी सामान लेकर उतरो। फिर कहा था, कहीं गिरकर हाथ पैर मत तोड़ लेना। मैंने छोटे बैग कंधे पर लटका लिए थे। वो अटैची ट्राली पर रखकर घसीटने लगे थे। नीरव ने मेरे कंधे से एक बैग उतार कर ले लिया था। फिर कहा था, अब चलिए, इतने सामान के साथ तो आप सचमुच गिर सकती थी। जब प्लेटफॉर्म पर नीरव ने बैग रखा था तो पतिदेव आंखें तरेड़ते हुए बोले थे, तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझसे कह देती। अपनी फूहड़ता किसी दूसरे को दिखाने की क्या ज़रूरत थी। मेरी आंख में आंसू आ गए थे। कौन कह सकता था कि 3 वर्ष पहले मैं कॉलेज में गोला फेंक, भाला फेंक प्रतियोगिता में, वो मंची कार्यक्रमों में पुरस्कार जीता करती थी। हर तरफ बस
अंजू वर्मा ही छाई रहती थी। बाहर निकली थी तो दीदी का ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। दीदी का फ़ोन आया था। जीजा जी ऑफिस में थे और रिंकू को बुखार आ जाने के कारण दीदी लेने स्टेशन नहीं आ पाई थी। रास्ते भर साहब बहादुर भुनभुनाते रहे थे। कोशिश की जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। वैसे तुम्हारे जैसे इंसान को कोई भी अहमियत नहीं देगा। पर्सनैलिटी से लेकर गुण तक कुछ भी प्रभावित करने जैसा नहीं है। मैं चिंतित थी कि ड्राइवर कहीं जाकर सब कुछ बता न दे। रास्ते भर अंजना खिड़की की तरफ मुंह घुमाकर अपने आंसू पोंछती रही थी। एक वक्त था जब वो दिन भर चहक चहक कर सबसे बातें करती थी। आज खुद से बात करने के पहले उसे इजाज़त लेनी पड़ती है कि क्या वो सचमुच अच्छी तरह से बात कर सकती है। कहाँ गया उसका आत्मविश्वास? क्या वो मनोविज्ञान में एमए वही पुरानी अंजू वर्मा है? कार रुक गई थी। शायद दीदी का घर आ गया था। दीदी दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं पहली बार शादी के बाद दीदी के घर आई थी। दीदी की 11वीं शादी की सालगिरह थी। वो दीदी व जीजा के लिए कोई खूबसूरत सा गिफ्ट लेना चाहती थी, परंतु पतिदेव ने कहा था, तुम क्या ला पाओगी? कोई प्लास्टिक का खिलौना उठा लोगी। आज तक कोई कलात्मक अभिरुचि तो तुम में देखी नहीं। शाम को एक शोपीस संगमरमर का ताजमहल लाए थे। सुंदर था। मैं हाथ में लेकर देख रही थी तो बोले थे, देखा, इसको कहते हैं गिफ्ट। एमए पास करने से व्यक्तित्व और रुचियाँ नहीं समझ जाती। मन में आया था कि कह दूं, शायद मैं जाती तो इससे भी अच्छा कोई गिफ्ट ले आती, पर पतिदेव परेश के सामने शब्द थरथराने लगते थे। दीदी ने आगे बढ़कर गले से लगा लिया था। परेश ने पैर छुए थे तो दीदी ने उनकी पीठ पर हाथ रख दिया था। अंदर गई थी तो देखा था कि दीदी की सास, ननंद व देवरानी आई हुई थी। शायद कुछ देर पहले ही आई थी क्योंकि सामान वहीं पर रखा हुआ था। बहरी थोड़ी देर में चाय बनाकर ले आई थी। पीछे से दीदी नाश्ता लेकर ट्रे में आ रही थी। मैंने दीदी से कहा था कि लाइए मैं ट्रे ले चलती हूँ। परेश जोर से बोले थे, देखना कहीं ट्रे गिरा मत देना, सारा नाश्ता गिर जाएगा, दीदी का कारपेट भी खराब हो जाएगा। मैं चुपचाप चाय पीने बैठ गई थी। चाय पीते समय दीदी की ननंद बोली थी, अंजू तो बड़ी गंभीर हो गई है, बिल्कुल बात ही नहीं कर रही है। दीदी ने कहा था, थकी होगी, ट्रेन में नींद कहाँ हो पाती है। मन में आया था कि कह दूं कि नींद आने के लिए पेट भरा होना चाहिए। थोड़ी देर में दीदी ने सबका सामान अलग अलग कमरों में रखवा दिया था। मुझे व परेश को एक छोटा कमरा अलग से दे दिया था। मैं नहाने के लिए कपड़े निकाल रही थी तो परेश कमरे में आ गए थे और बोले थे, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है, लगता है महीने 2 महीने से भूखी हो। मैंने धीरे से कहा था, महीना 2 महीना ना सही, पर कल रात तो भूखे ही रहे थे। फिर मुझे याद आया था कि इनको भी खाना नहीं मिला होगा, तो मैंने पूछा था कि भूखे तो आप भी रहे होंगे। तो इन्होंने तपाक से जवाब दिया था, मैं क्यों भूखा रहता, प्लेटफॉर्म से पूरी सब्जी लाकर खा लिया था। मन में रखा हुआ एक कांच का नाजुक सा खिलौना टूट गया था। जो पत्नी महीने में 2 वक्त की रोटी रोज बनाकर खिलाती है, उसे ट्रेन में 1 वक्त का खाना पूछना भी इस इंसान ने ज़रूरी नहीं समझा। साहब बहादुर बोल रहे थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, उतर कर प्लेटफॉर्म से खरीद कर कुछ नहीं खा सकती थी। मैं अपने मन से पूछ रही थी कि क्या जीवन साथी इसी को कहते हैं। आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला था कि परेश कब कमरे से चले गए थे और दीदी आकर बगल में खड़ी हो गई थी। दीदी ने मेरे चेहरे का निरीक्षण किया था तो मैं उनके गले से लगकर रोने लगी थी।
दीदी ने मुझे थपका था, फिर कहा था कि तुम मेरे पास 15 दिन रुकोगे। अभी कार्यक्रम के बाद परेश के साथ वापस नहीं जाओगे। आप जाकर नहा लो और अपनी शक्ल ठीक करो। मैं नहाने चली गई थी। भाभी भी बच्चों के साथ आ गई थी। भैया को एक दिन बाद आना था, उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। बड़े भैया वो भाभी भी अगले दिन आने वाले थे। बड़ा भतीजा इंजीनियर था, उसे छुट्टी नहीं मिली थी। 2 दिन बाद कार्यक्रम था। उस दिन सुबह से ही गहमा गहमी शुरू हो गई थी। जीजा जी ने सारी बुकिंग वगैरह पहले से ही करवा रखी थी। वक्त पर डेकोरेशन वाला, खाना बनाने वाला, वो अन्य सभी आ गए थे। मंच की सज्जा जीजा जी ने मुझ पर छोड़ दी थी। परेश जी बोले थे कि ये मंच की सज्जा क्या जाने, इन्हें मंच सजाना कहाँ आता है, पूरा मंच बवंडर बन जाएगा। जीजा जी ने मेरे परेश को चुप रहने का इशारा किया था। दोपहर को मुझसे पूछा था जीजा जी ने कि तुमने अपनी दीदी की जयमाल वाली ड्रेस देख ली है। मैंने कहा था हाँ। उन्होंने कहा था उससे मिलती जुलती ड्रेस ही तुम्हें भी पहननी है। शाम को दीदी के साथ पार्लर जाना और सेम मेकअप करवाना। आखिर हमारी इकलौती साली हो। जीजा जी डिनर में स्टार्टर से लेकर मेन डिशेस तक सब मुझसे डिस्कस कर रहे थे। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी। साहब बहादुर बीच बीच में मुझे अजीब सी हकारत भरी नज़रों से देख लेते थे। पूरा कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। फोटोग्राफर को मैंने अलग अलग पोज बताए थे। डाइनिंग टेबल पर भी मैं सारी चीज़ें अपने सुपरविज़न में भिजवा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा आत्मविश्वास वापस आ गया है। रात को जीजा जी ने मेरी बहुत तारीफ की थी और साहब बहादुर की तरफ नज़र उठाकर कहा था, बड़े भाग्यशाली हो पार्टनर, ये दोनों बहनें ही लाजवाब हैं। पतिदेव ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से मुझे देखा था। अगले दिन से धीरे धीरे मेहमान वापस जाने लगे थे। पतिदेव भी अकेले चले गए थे। दीदी ने मुझे रोक लिया था। जाते जाते भी परेश व्यंग्यवाण चलाना नहीं भूले थे। बोले थे ये अकेली सामान लेकर आ जाएगी। दीदी ने कहा था दिक्कत होगी तो उसके जीजा जी छोड़ देंगे। दीदी ने फुर्सत मिलते ही मुझसे पूछा था कि सब कुछ मुझे बता दो। मैंने बताया था कि शादी के बाद से ही परेश ने मुझे डोमिनेट करके रखा हुआ है। किसी के भी सामने मुझे कुछ भी कह देते हैं। दीदी ने कहा था कि तुम जवाब क्यों नहीं देती। मैंने कहा था तमाशा बनाने से क्या फ़ायदा। दीदी ने बोला था किसी के भी सामने वो तुम्हें कुछ भी कहते हैं तो तुम्हारा तमाशा नहीं बनता। ये हक उसे किसने दिया कि वो तुम्हारा अपमान करे। सप्तपदी के वचन तुम्हें याद नहीं कि पति भी पत्नी का सम्मान करेगा। अगर कहीं कोई कमी लगती है तो वो एकांत में अपनी बात कह सकता है। मैंने दीदी से कहा था कि अम्मा बाबूजी ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं व्यवहार में तल्खी ला ही नहीं पाती। कुल मिलाकर घर में शांति चाहती हूँ। परेश की बाकी कमजोरियों के बारे में मैंने दीदी को बताना ठीक नहीं समझा था। दीदी किचन में खाना बनाते समय भी परेश से निपटने का तरीका समझाती रहती थी। दीदी और जीजा जी का पारिवारिक जीवन मुझे एक उदाहरण लगता था। वे दीदी को सही मायने में जीवन साथी समझकर सम्मान देते थे। 15 दिन बाद मैं वापस लौट रही थी। दीदी ने साथ में बहुत कुछ रख दिया था। वो परेश को बोगी नंबर, वो ट्रेन का नाम मैसेज कर दिया था। उनका मैसेज मेरे फ़ोन पर आया था, मीटिंग में रहूँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। पूरे रास्ते में आत्मविश्वास के साथ आसपास बैठे लोगों से बात करती रही थी। स्टेशन आने पर कुली को बुला लिया था। वो बाहर कैब तक पहुंचाने को कहा था। घर पहुंची थी तो ताला खुला था।
मैंने हाथ मुंह धोकर चाय बनाई थी। वो परेश से बिना कोई पूछताछ किए चाय के लिए पूछा था। वे कुछ नहीं बोले थे तो मैंने एक कप चाय उनके सामने मठरी के साथ रख दी थी। शाम को वे सब्जी लाए थे तो मैंने कहा था, आधी भिंडी सड़ी लाए हैं, पूरी लौकी खराब है, क्या सब्जी बनाऊंगी, न धनिया न अदरक। ये मुंह और मसूर की दाल कहकर उन्होंने मुंह बितका दिया था। मैंने कहा था, मुंह तो बहुत अच्छा है। सब वहाँ कह रहे थे कि सांवला रंग तो सौंदर्य के लिए वरदान है। साहब बहादुर समझ गए थे कि बदलाव की आंधी आ चुकी है, अब रोकने से नहीं रुकेगी। नमस्कार।